नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं विशेषण। और विशेषण के बारे में बात करें तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा हमने पढ़ी। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रकारों के बारे में हमने बात की। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें से पहला विशेषण पढ़ने जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो गुणवाचक विशेषण कहता क्या है, क्या क्या बताता है। गुणवाचक विशेषण गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा, इन 6 बातों का बोध कराता है तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बात करें गुण की, जैसे धार्मिक गुण, जैसे बात करें दोष की पापी, जैसे बात करें रंग की काला, और भी हो सकते हैं। जैसे बात करें आकार की तो आकार छोटा बड़ा, जैसे बात करें हम स्वभाव की, स्वभाव आपका भला और बुरा भी हो सकता है। जैसे बात करें दशा की तो दशा जैसे कोई जर्जर स्थिति में है तो उसको कहते हैं पुरानी स्थिति, पुरानी दशा। तो ये हमारे 6 बातों का बोध कौन सा विशेषण कराता है, गुणवाचक विशेषण कराता है। गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा, इन 6 बातों का बोध आपके गुणवाचक विशेषण में होता है। तो देखें, पहला विशेषण पढ़ने जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण। गुण, गुण के साथ दोष, दोष के बाद रंग, रंग के बाद आकार, आकार के बाद स्वभाव और स्वभाव के बाद दशा, इन 6 बातों का बोध गुणवाचक विशेषण से होता है। जैसे गुण की बात करें, धार्मिक गुण, जैसे दोष की बात करें तो पापी, जैसे रंग की बात करें तो काला, और भी कई रंग हैं। आकार की बात करें तो छोटा बड़ा, स्वभाव की बात करें तो भला बुरा, जैसे बात करें दशा की, पुराना या पुरानी। तो इन 6 बातों का बोध किस विशेषण से होता है, गुणवाचक विशेषण से। पहला जो विशेषण पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव और दशा, इन 6 बातों का बोध गुणवाचक विशेषण से होता है। गुण की बात करें तो धार्मिक, दोष की बात करें तो पापी, रंग की बात करें तो काला, आकार की बात करें छोटा बड़ा, स्वभाव की बात करें भला बुरा, दशा की जैसे पुराना, कोई पुरानी स्थिति में है, जर्जर स्थिति में, तो उसको कहते हैं पुराना या पुरानी। तो ये दशा का बोध कराता है किस स्थिति में है। तो इन 6 बातों का बोध गुणवाचक विशेषण से होता है। अगला जो विशेषण है वो है आपके संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जिनसे निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चय संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये 2 प्रकार के आपके संख्यावाचक विशेषण के बारे में बता रहे हैं हम। जैसे बात करें, निश्चित जो संख्यावाचक है उसमें 4 का बोध होता है, गणना, क्रम, आवर्ती, समुदाय। जैसे बात करते हैं हम दूसरा जो विशेषण है वो है आपके संख्यावाचक विशेषण।
निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध। प्रकार की बात करें तो दो प्रकार हैं संख्यावाचक विशेषण के। एक तो है आपके निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है आपके अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या की बात करें हम, इसमें चार होते हैं गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक। जैसे गणना की बात करें तो गणना कैसे की जाती है, 1 2 3। जैसे बात करें क्रम में जब बैठे रहते हैं तो कैसे गिना जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे आवृत्ति की बात करें तो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। जैसे बात करें समुदाय की तो दोनों, तीनों, चारों। जैसे बात करें अनिश्चित संख्यावाचक, जिनको गिना जा सके वो तो निश्चित संख्यावाचक, जिनको गिना नहीं जा सके, जिनको हम बता नहीं सके, वो कहलाता है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे बात करें निश्चित संख्यावाचक को 4 भागों में बांटा गया, गणनावाचक के रूप में, क्रमवाचक के रूप में, आवर्तीवाचक के रूप में और समुदायवाचक के रूप में। गणना की बात करें तो गणना कैसे की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे बात करें हम क्रम की तो क्रम में जब बैठे रहते हैं तो कैसे गिना जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आवर्ती की बात करें तो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना। और बात करें समुदाय की तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों के रूप में गिना जाता है। उसी प्रकार बात करें अनिश्चित संख्यावाचक की, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, इन 5 शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक में। जैसे मैंने कहा इस कक्षा में कई छात्र हैं, छात्र तो हैं पर उनकी संख्या का हमको पता नहीं कितने हैं, और जिस संख्या का हमको मालूम ना हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बात करें कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, देखिए यहाँ पर विशेषण का जो दूसरा प्रकार पढ़ा हमने वो है आपके संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जिनसे निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या का बोध हो तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बात करें संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को 4 भागों में बांटा जाता है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक के रूप में। जैसे गणना की बात करें तो 1 2 3 4 5 6,
क्रम में जब बैठे रहें तो कैसे गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आवर्ती की बात करें तो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना। और समुदाय की बात करें तो समुदाय एक से नहीं बनता, समूह 2, 3, 4, 5 से बनता है। उसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। जिस संख्या का हमको मालूम ना हो वो कहलाता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया हमने यहाँ पर। कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, इन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित के लिए किया जाता है। तो बात करें आगे की, अगला जो विशेषण है वो है आपके परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाण और परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, जबकि परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नाप और तोल। जो पदार्थ की मात्रा, नाप और तोल का बोध कराए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, पढ़ने जा रहे हैं विशेषण का तीसरा प्रकार, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो प्रकार है विशेषण का उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। पदार्थ की निश्चित, अनिश्चित मात्रा, नाप, तोल का परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखें, निश्चित परिमाणवाचक की बात करें, जिसका हमको मालूम हो वो तो कहलाता है निश्चित परिमाणवाचक, और जिसका हमको मालूम ना हो वो कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे बात करें हम निश्चित परिमाणवाचक की, जैसे बात किया हमने मात्रा की बात करें, जैसे मैंने कहा 7 लीटर, कितना लीटर, 7 लीटर। जैसे नाप की बात करें 5 मीटर। जैसे बात करें हम तोल की 4 केजी, कितना है, 7 लीटर हमको मालूम है। जैसे मैंने कहा कितना है, 5 मीटर मालूम है। जैसे मैंने कहा 4 केजी, 4 किलो, तो क्या मालूम है। और जब मालूम है मात्रा, नाप और तोल, तो कौन सा परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे बात करें अनिश्चित के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, सब। इन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा इस बाल्टी में थोड़ा दूध है, मालूम है क्या, नहीं है मालूम।
जब मालूम ही नहीं है मात्रा के बारे में तो कौन सा कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखें, परिमाणवाचक विशेषण पदार्थ की निश्चित और अनिश्चित मात्रा, नाप और तोल का बोध कराता है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जिसका हमको मालूम हो, पदार्थ की मात्रा, नाप और तोल का यदि हमको मालूम है तो निश्चित कहलाता है, और पदार्थ की मात्रा, नाप और तोल का हमको यदि मालूम नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे बात करें हम 7 लीटर कितना लीटर है, 7 लीटर हमको मालूम है। जैसे 5 मीटर हमको मालूम है, जैसे 4 किलो मालूम है, और मालूम है तो निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे हमको मालूम ही नहीं हो, जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा, जरा सा, सब, बहुत, इन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित के लिए किया जाता है तो अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो देखें यहां पर पहला जो प्रकार पढ़ा था हमने विशेषण का वो था आपके गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो प्रकार पढ़ा था हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो प्रकार हमने पढ़ा वो है आपके परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो प्रकार पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संकेतवाचक, और संकेतवाचक को एक नाम और दिया गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक कई बार एग्जाम में संकेतवाचक ने देकर सार्वनामिक विशेषण दे देता है, तो ध्यान रहे संकेतवाचक का ही दूसरा नाम सार्वनामिक विशेषण है। वे शब्द जिनसे अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखें आगे, चौथा जो प्रकार पढ़ने जा रहे हैं संकेतवाचक विशेषण, जिसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। देखें, चौथा जो प्रकार है वो है आपके संकेतवाचक, और संकेतवाचक विशेषण का एक नाम और है वो है आपके सार्वनामिक विशेषण। वे शब्द जिनसे अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। जैसे बात करें हम उदाहरण के रूप में इस गेंद को मत फेंको, तो यहां पर देखो गेंद क्या है, संज्ञा, और इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, इस जो शब्द है वो आपके कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक। किसकी ओर इशारा कर रहा है, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, गेंद की ओर। जैसे मैंने कहा उस पुस्तक को पढ़ो, तो जो एक इशारा है वो किसकी ओर हो रहा है, पुस्तक की ओर। वह कौन गा रही है, यहां पर देखें वे शब्द जिनसे अनुसंज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए या संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा किया जाए तो उसको
देखिए यहाँ पर गेंद क्या है? संज्ञा। पुस्तक क्या है? संज्ञा। कौन क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा किया जाए या संकेत किया जाए, उसको हम संकेतवाचक या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर देखें इस शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है? संकेत कर रहा है गेंद की ओर। यहां पर देखें उस शब्द किसकी ओर कर रहा है? संज्ञा की ओर। यहां पर देखें वह किसकी ओर कर रहा है? सर्वनाम की ओर। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस, उस और वह, ये तीनों जो शब्द हैं वो आपके कौन से विशेषण हैं? संकेतवाचक। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करे या संकेत करे उनको संकेतवाचक विशेषण। वे शब्द जिनसे अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, तो इशारा किया जाए या संकेत किया जाए, विशेषता बताई जाए। क्योंकि ध्यान रहे, हमेशा विशेषण क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। और किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा और सर्वनाम की। यहाँ पर संकेत लिखा हुआ है, संकेत का मतलब होता है इशारा करना। तो यहाँ पर देखें इस गेंद को मत फेंको, तो इस जो शब्द है वो गेंद की ओर इशारा कर रहा है और गेंद आपके क्या है? संज्ञा। यहां पर देखा उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहां पर पुस्तक क्या है? संज्ञा। यहां पर देखा कौन, कौन क्या है? आपके सर्वनाम। तो इस, उस और वह है किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की ओर। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करे या संकेत करे उसको हम कौन सा विशेषण कहते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि इस, उस और वह, ये तीनों शब्द कौन से विशेषण हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हैं। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा किया जाए या संकेत किया जाए उसको हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो भी विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है संकेत। संकेत का अर्थ होता है इशारा करना। किसकी ओर इशारा करना? संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करना। तो आपके संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। तो ये ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 उदाहरण पढ़े। इस गेंद को मत फेंको, तो इस गेंद को, गेंद की ओर इशारा किया जा रहा है। उस पुस्तक को पढ़ो, इशारा किसकी ओर किया जा रहा है? पुस्तक की ओर। यहां पर देखा कि वह कौन गा रही है? कौन आपके क्या है? सर्वनाम। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है? संकेत कर रहा है सर्वनाम की ओर। तो कहने का मतलब वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर क्या करे? इशारा करे या संकेत करे, संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बात करें 3 उदाहरणों में हमने देखा, तो इन उदाहरणों से पता चला यहां पर इस, उस और वह आपके कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। तो बात करें अगला जो प्रकार है विशेषण का, वो है आपके व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक आपके एक टॉपिक में और पढ़ा था हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बात करें बीकानेरी भुंजिया, जैसे बात करें जोधपुरी जूती, जैसे बात करें कश्मीरी सेव। तो यहां पर देखा कि वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्योंकि व्यक्तिवाचक हमने संज्ञा में भी पढ़ा था और व्यक्तिवाचक हम विशेषण में भी पढ़ रहे हैं। तो जो 5वां प्रकार है विशेषण का, वो है आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। पढ़ने जा रहे हैं विशेषण का 5वां प्रकार, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखें 5वां प्रकार है विशेषण का, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। यहां पर देखें वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर
अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बात करें हम उदाहरण की, पहला है आपके जोधपुरी जूती, दूसरा है बनारसी साड़ी, तीसरा है कश्मीरी सेव, अगला है बीकानेरी भुंजिया, तो यहां पर देखें जोधपुर से बना है जोधपुरी, बनारस से बना है बनारसी, कश्मीर से बना है कश्मीरी, यहां पर देखें बीकानेर से बना है बीकानेरी। तो यहां पर देखें जूती, यहां साड़ी, यहां सेव और यहां पर भुंजिया। मैंने बताया था यदि किसी से पहले यदि नाम जुड़ता है तो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। तो यहां पर वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, जैसे जोधपुर से बना जोधपुरी, बनारस से बनारसी, कश्मीर से कश्मीरी, बीकानेर से बीकानेरी। तो यहाँ पर जूती आपके, साड़ी, सेव, भुंजिया, ये सभी हैं जो यहाँ पर ये जो स्थान का नाम है, जोधपुर स्थान का नाम, बनारस स्थान का नाम, कश्मीर स्थान का नाम, बीकानेर स्थान का नाम, इनमें प्रत्यय जुड़ा और प्रत्यय है ई प्रत्यय, और ई प्रत्यय जुड़ने पर जोधपुरी बना, बनारसी बना, कश्मीरी बना, बीकानेरी बना। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? जूती कैसी है? जोधपुरी। साड़ी कैसी है? बनारसी। सेव कैसा है? कश्मीरी। भुंजिया कैसी है? बीकानेरी। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि विशेषण कितने होते हैं, तो आपको उत्तर देना है विशेषण 5 होते हैं। गलती से कई बच्चे उत्तर में 4 करके आते हैं, पर जो आपके हमेशा ध्यान रहे एग्जाम में मान्य जो होता है वो आपके एनसीईआरटी की बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं वो ही मान्य होती है, न कि किसी भी गाइड को माना जाता है। तो जो आपत्ति है आप आपके एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं उनके आधार पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि विशेषण हमेशा कितने होते हैं? 5 होते हैं, न कि 4 होते हैं, इसका विशेष ध्यान रहे। तो यहां पर देखें अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है विशेषण। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण 5 प्रकार, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक और 5वां है व्यक्तिवाचक। इस प्रकार हमने 5 विशेषणों को पढ़ा। और विशेषण से जब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है वो है आपके क्रिया। ध्यान रहे वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। बात करें क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? क्रिया को 3 भागों में बांटा गया। एक तो कर्म के आधार पर, एक काल के आधार पर और एक प्रयोग व संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर जो क्रिया है 2 प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। काल के आधार पर जो क्रिया है वो 3 प्रकार बताए गए। एक होती है वर्तमानकालिक क्रिया, एक होती है भूतकालिक क्रिया और एक होती है भविष्यकालिक क्रिया। उसी प्रकार प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया को 8 भागों में बांटा गया। पहला नाम है सामान्य क्रिया, दूसरा नाम है संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा नाम है पूर्वकालिक क्रिया, 5वां है नाम धातु क्रिया,
छठा है कृदंत क्रिया, सातवां है सजातीय क्रिया और आठवां है सहायक क्रिया। तो अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। चौथा जो टॉपिक है वो है आपके क्रिया का। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। बात करें, क्रिया को तीन आधारों पर बांटा है। वो है आपके तीन आधार। पहला जो आधार है वो है आपके कर्म के आधार पर। दूसरा है आपके काल के आधार पर। तीसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर। बात करें कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसको दो भागों में बांटा जाता है। उसी प्रकार काल के आधार पर क्रिया को तीन भागों में बांटा जाता है और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया को 8 भागों में बांटा जाता है। जैसे बात करें, पढ़ रहे हैं हम क्रिया। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। क्रिया को तीन आधारों पर, तीन प्रकारों पर बांटा गया। जैसे बात करें, पहला जो आधार है वो है कर्म, दूसरा जो आधार है वो है काल और तीसरा जो आधार है वो है प्रयोग व संरचना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला नाम है सकर्मक क्रिया और दूसरा जो आधार है वो है आपके अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार काल के आधार पर जो क्रिया है वो है आपके, पहला जो क्रिया है वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरी है आपके भूतकालिक क्रिया, तीसरी है आपके भविष्यकालिक क्रिया। देखें यहां पर, उसी प्रकार प्रयोग व संरचना के आधार पर जो आपके क्रिया है उसको 8 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपके सामान्य क्रिया, दूसरा है आपके संयुक्त क्रिया, तीसरा है आपके प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है आपके पूर्वकालिक क्रिया
पांचवा है आपके नाम धातु क्रिया, छठा है आपके कृदंत क्रिया, सातवां है आपके सजातीय क्रिया और आठवां है आपके सहायक क्रिया। देखें, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो विशेषण से अगला जो टॉपिक है क्रिया का लिया हमने, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। क्रिया को तीन आधारों पर बांटा गया। जैसे पहला जो आधार है वो है कर्म आधार, दूसरा जो आधार है वो है आपके काल आधार और तीसरा जो आधार है वो है आपके प्रयोग व संरचना का आधार। तो इस प्रकार जो तीन आधार हैं, जैसे पहला जो आधार है कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है सकर्मक क्रिया और एक है आपके अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार काल के आधार पर जो क्रिया है, काल के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा है भूतकालिक क्रिया, तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। उसी प्रकार जो तीसरा आधार है वो है प्रयोग व संरचना का आधार, और प्रयोग व संरचना का जो आधार है उसको 8 भागों में बांटा गया। पहला नाम है सामान्य क्रिया, दूसरा नाम है संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा नाम है पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा नाम है नाम धातु क्रिया, छठा नाम है कृदंत क्रिया, सातवां नाम है सजातीय क्रिया और आठवां नाम है सहायक क्रिया। कर्म के आधार पर दो भाग हैं, दो प्रकार हैं, सकर्मक अकर्मक। काल के आधार पर तीन प्रकार हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। यह आपके जो आधार हैं वो प्रयोग व संरचना के आधार पर है। तो कहने का मतलब यह है, क्रिया में से एक तो जो प्रश्न पूछा जाता है वो सकर्मक अकर्मक में से पूछा जाता है। यदि सकर्मक और अकर्मक में से यदि नहीं पूछा गया तो क्रिया का जो प्रश्न है वो प्रयोग व संरचना के आधार पर जो 8 प्रकार हैं उनमें से पूछा जाता है। हो सकता है सामान्य पूछ ले, हो सकता है संयुक्त पूछ ले, हो सकता है प्रेरणार्थक पूछ लिया जाए, हो सकता है पूर्वकालिक पूछ लिया जाए, हो सकता है नाम धातु, हो सकता है कृदंत, हो सकता है सजातीय, हो सकता है सहायक में से पूछ लिया जाए। 1% हो सकता है वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक में से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रहे कि जो विशेष फोकस करना है हमको वो एक तो कर्म के आधार पर करना है और एक प्रयोग और संरचना के आधार पर करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि एग्जाम में हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो, उसी तरीके से हम पढ़ें, उसी तरीके से मेहनत करें। तो आज का जो टॉपिक है यही इस क्रिया के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। तो अगला जो टॉपिक है वो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे